नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हम भूगोल यानी ज्योग्राफी की शुरुआत करेंगे, तो अब हम ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज शुरू कर रहे हैं। बाकी हमारी हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज चल रही है, राजस्थान जीके की लेक्चर सीरीज चल रही है, और आने वाले समय में साइंस की और मैथ रीजनिंग की भी लेक्चर सीरीज शुरू करूंगा। तो अब हम आज के लेक्चर में ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ज्योग्राफी का स्कोप देखेंगे और ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेंगे। किसी भी एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हर एग्जाम में 10-15% के आसपास सवाल पूछे जाते हैं। हायर लेवल से लोअर लेवल का कोई भी एग्जाम हो, आईएएस आरएएस या अपना टीचर वगैरह एसआई वगैरह कोई भी एग्जाम हो, उसमें ज्योग्राफी के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं ज्योग्राफी को आपको बिल्कुल जीरो और बेसिक लेवल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, यानी मैं आपको ये समझ के पढ़ाऊंगा कि आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ भी नहीं आता है। ज्योग्राफी के बारे में आपके जो भी डाउट हो सकते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, उनका मैं जवाब दूंगा। बाकी मेरे अलावा अगर आप पढ़ना चाहो ज्योग्राफी, तो आप एनसीईआरटी की बुक ले लीजिए। क्लास 6 से शुरुआत कीजिए। क्लास 6 में सोशल साइंस की एक ज्योग्राफी की बुक मिलेगी, उससे शुरुआत कीजिए। वहाँ से बेसिक चीज़ें समझना शुरू हो जाती हैं, और क्लास 10th तक कवर कीजिए पहले। उसके बाद में 11th-12th में बाद में जाना, पहले क्लास 6 से 10th तक की एनसीईआरटी कवर कीजिए। अगर आप आरएएस और आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। बाकी मैं कोशिश ये करूँगा कि बिल्कुल ही जीरो लेवल से और आपको हायर लेवल तक पहुँचा दिया जाए। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे कहीं पे एनिमेशन दिखाना चाहिए तो मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी कि मुझे यहाँ पे मैप बनाना चाहिए तो मैं मैप बनाऊंगा। ये चीज़ याद रखना कि मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको कॉपी पेन दोनों लेके बैठना है और मैप बनाने की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैं हर लेक्चर में, ज्योग्राफी के हर लेक्चर में कम से कम 2 या 3 मैप बनवाऊंगा। बिना मैप के अगर तुम पढ़ाई करोगे तो रट्टाफिकेशन कर रहे हो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ज्योग्राफी का मतलब क्या है। ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनी है, जियो और ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो ऐसा विषय जिसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे वो ज्योग्राफी हो जाता है। बहुत आसान हो गया ये सब। तो मतलब ऐसा कोई भी विषय जिसमें हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, यानी द्वीपों के बारे में पढ़ना है, महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में, भूकंप, पर्वत, पठार, नदियां, ज्वालामुखी, इन सब के बारे में पढ़ना है, तो ये कौन सा विषय हो जाएगा? ज्योग्राफी हो जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी अपने पृथ्वी से बाहर निकल के हम अगर बाहर चले जाएं ब्रह्मांड में, यानी जो आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, यानी चंद्रमा है, ग्रह हैं, उसके अलावा तारे हैं, तारे के बाद में हम जाते हैं गैलेक्सी यानी आकाशगंगा में, उसके बाद सुपर गैलेक्सी, गैलेक्सी क्लस्टर, उस तरीके से जाते जाते हैं। तो वो भी भूगोल का ही हिस्सा माना जाता है। तो भूगोल एक बहुत ही वास्ट बड़ा सब्जेक्ट है। एक चीज याद रखना, भूगोल मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इंटरेस्ट आता जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि भूगोल आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है। आप इसमें एंजॉय करना पढ़ने में, ऐसा नहीं आप इस भूगोल को बोझ समझो। मैं आपको बेसिक लेवल से समझाऊंगा। अगर आपने भूगोल को सही ढंग से समझ लिया तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंज आ जाएंगे, क्योंकि आप उस समय भूगोल की जो घटनाएं होती हैं, जैसे कि भूकंप कैसे आते हैं, उन्हें मैं रियल एनिमेशन व्यू के आधार पर बताऊंगा। उसके अलावा बारिश कैसे होती है बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। भूकंप क्यों आते हैं, बारिश क्यों होती है, उसके अलावा पर्वत कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनते हैं, ये सारी सारी घटनाएं आपकी समझ में आ जाएंगी। तो आप एक अलग लेवल की सोच रखने लग जाओगे। तो ये चीज याद रखना, क्यूरियोसिटी बनाए रखना, जानने की इच्छा से शक्ति बनाए रखना, कुछ नए सवाल पूछने की कोशिश करना, और रट्टाफिकेशन मत करना। मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन ना हो। तो जियो और ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का मतलब हुआ पृथ्वी, ग्राफी का मतलब हुआ अध्ययन। ज्योग्राफी को हिंदी में बोलते हैं भूगोल। भू यानी पृथ्वी, गोल यानी गोल, गोल है पृथ्वी। मैं आपके लिए उसमें ग्लोब दिखा देता हूं, उससे आपको पता चल जाएगा पृथ्वी गोल है या नहीं है। देखो ये हमारे पास में ग्लोब है, ये हमारी पृथ्वी है, जिसे हम अर्थ बोलते हैं। ये तीसरे नंबर पे आता है, सूर्य के बाद में तीसरा ग्रह है सूर्य के पास में। तो ये गोल है, 3D में है। अब हम पढ़ेंगे 2D में, यानी व्हाइट बोर्ड पे। मैं उससे पहले 2D 1D 3D समझा देता हूँ आपको। देखो 1D ये शब्द होता है 1D। डी का मतलब होता है डायरेक्शन, और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। अगर कोई चींटी यहाँ पे है और वो सीधा एक दिशा में चलना शुरू कर देती है तो उसे बोला जाता है 1D, वन डायरेक्शन, एक दिशा। ये एक्स दिशा में जा रही है, ये ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरी डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए, तो इसे बोलते हैं 1D, एक ही दिशा हो। अगर चींटी अपनी मन मर्जी से ऊपर नीचे चलने लग जाती है, इस तरीके से ऊपर नीचे चलने लग जाती है, तो ये क्या होगा? एक तो इस दिशा में जा रही है, दूसरी इस साइड में भी जा रही है, तो इसकी दो दिशाएं हो गई, ये बाई दिशा। तो ये पूरा प्लेन जैसा बन जाता है, एक तरीके से पूरा समतल बन जाता है। तो जहां पे भी आपको समतल दिखेगा वो होता है 2D। उसके बाद में अगर कोई मधुमक्खी है,
मधुमक्खी यहाँ से उड़ना शुरू करेगी, इस साइड में जा सकती है, बाहर की साइड में भी आ सकती है, पीछे की साइड में भी जा सकती है। तो मधुमक्खी जो होगी उड़ेगी वो 3 दिशाओं में चलेगी। तीसरी जो दिशा होगी जेड, यहाँ पे मैं बोर्ड पे बना नहीं सकता, बाकी जेड जो दिशा है वो बाहर की तरफ है, एक दिशा इधर, एक दिशा इधर और एक दिशा बाहर की तरफ। अब ये 1D 2D 3D मैंने इसलिए पढ़ाया आपको क्योंकि ये जो पृथ्वी है ये गोल है, गेंद के जैसी है, ये 3D है इस तरीके से। इसमें तीनों दिशाएं हैं, एक्स भी है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, तीनों दिशाएं हैं इसके अंदर। लेकिन हम जो पढ़ते हैं इसको पृथ्वी को तो हम पढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड पे, और व्हाइट बोर्ड जो है वो समतल है, उसमें सिर्फ 2 ही दिशाएं, एक्स दिशा, वाई दिशा, तीसरी दिशा जेड है ही नहीं। तो मैं अगर मैं पृथ्वी का चित्र बनाऊंगा इस तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक्चुअली में यह पृथ्वी नहीं है, ये सिर्फ एक वृत्त बना दिया है मैंने। पृथ्वी आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। मैं आपसे बोलूंगा कि इसे आप गेंद मानो तभी आपकी समझ में आएगा। व्रत बना लिया तो इससे आपकी समझ में नहीं आएगा, गेंद मान के समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि पृथ्वी ऐसी है, मैं बोर्ड पे नहीं बना सकता, मैं बोर्ड पे बाहर की साइड में पेन नहीं चला सकता, हवा में पेन थोड़ी चला सकता हूं मैं। तो ये आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि 2D में हम पढ़ रहे हैं और 3D को पढ़ रहे हैं, पृथ्वी को हम यानी 3D को पढ़ रहे हैं। तो आपकी समझ में आ गए होंगे। कुछ एक एग्जाम्पल और बता देता हूं कि कोई भी चींटी अगर सीधी जा रही है, कोई भी इधर उधर नहीं घूम रही है, तो उसे बंटी बोला जाता है। उसके बाद में कि कोई चींटी ऊपर नीचे या कहीं भी जा रही है तो वो 2D हो जाता है, और कोई मक्खी उड़ के जा रही है वो 3D हो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल से समझिए कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, आपकी स्क्रीन पे मैं देख रहा हूं, और स्क्रीन जो आपकी वो 2D, मैं इस तरीके से खड़ा हो जाता हूं और आपसे पूछता हूं कि मेरे सर से लेके और पीछे तक की मोटाई या चौड़ाई बताइए, तो आप नहीं बता सकते क्योंकि आपकी स्क्रीन पे सिर्फ 2 ही दिशाएं। और जब मैं वास्तविकता में आपके पास सामने खड़ा होऊंगा तो आपको तीनों दिशाएं दिखेंगी। अब आपको सिर्फ 2 ही दिशाएं दिख रही हैं, एक्स दिशा दिख रही है और वाई दिशा, आपको पीछे वाली दिशा नहीं दिख रही है, मेरा पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा है। तो तीसरी दिशा इस समय गायब है, यानी प्लेन में जो होता है उसमें सिर्फ 2 ही दिशा दिखेंगी। अगर मैं वास्तविकता में आपके सामने कहीं पे खड़ा मिल जाता हूं तो वहां पे आप मेरे सर से ले आगे के क्षेत्र से पीछे के हिस्सा तक मोटाई या चौड़ाई बता सकते हो कि 1 फुट के आसपास है, पौना फुट, जो भी आप अनुमान लगाओ उस तरीके से बता सकते हो। लेकिन अब मोबाइल में देख के नहीं बता सकते क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन 2D है, 2D यानी सिर्फ 2 दिशाओं वाली, और हम जो वास्तविकता में रहते हैं वो 3D में रहते हैं। बाकी आपका पूरा जीवन जो है वास्तविकता में 3D है। आपने शायद 4D का नाम भी सुना होगा, इतना बताना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे क्योंकि हमारा कोई काम नहीं है, फिर भी थोड़ा सा बेसिक क्लू दे देता हूँ आपके लिए। 4D का सिद्धांत जो है वो हमारे बाबा श्री श्री 1008 अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। उनके अनुसार 3 वेरिएबल, 3 चर तो चेंज हो रहे हैं, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, जेड भी चेंज हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी है, एक कंडीशन ऐसी है जिसमें चौथा चर यानी टाइम भी चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। अगर आप किसी गाड़ी में बैठ जाएं और गाड़ी को पृथ्वी के चारों ओर, प्लेन में बैठ जाएं और प्लेन को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए बोला जाए, ये यहाँ पे कोई प्लेन ले लिया और पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने को बोला जाए, प्लेन की स्पीड आप बहुत ज़्यादा कर देते हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास, यानी सूर्य की स्पीड के बराबर कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन आएगी कि प्लेन में बैठे वाले व्यक्ति के लिए 1 घंटा बीतेगा, तब तक पृथ्वी पर 7 साल बीत जाएंगे, ऐसी कंडीशन आएगी। तो ये आप ज़्यादा मत समझें। अगर कुछ समझना है इस फिनोमेना के बारे में तो एक मूवी है इंटरस्टेलर नाम से, वो देख लेना, समझ में नहीं आएगी, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं आ पाएगी, 1-2 बार में। इंग्लिश मूवी है हॉलीवुड की। उसमें एक ऐसा कंडीशन होती है कि एक व्यक्ति, पृथ्वी नष्ट होने वाली है तो एक व्यक्ति ब्रह्मांड में जाता है ऐसा ग्रह खोजने के लिए जहां पे जीवन संभव हो सके। जीवन संभव हो सके यानी पानी मिल सके, पानी मिल जाएगा तो वहां पे ऑक्सीजन ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा, क्योंकि पानी का मतलब होता है H2O, O का मतलब हुआ ऑक्सीजन। तो वो पानी की खोज वाले ग्रह के पास में जाते हैं। तो जो व्यक्ति जो है वो जाता है तो अपनी छोटी सी बेटी को छोड़ के जाता है, और उस ग्रह पे पहुंचने के बाद में उसका जो 1 घंटा होता है वो अपनी पृथ्वी पे 7 साल के बराबर होता है। जब व्यक्ति वहां से वापस आता है अपनी पृथ्वी पे, उसकी उम्र जब वो गया था 40 साल के आसपास थी, और जब वो वापस आया है 41-42 साल हुई है, और जब तक उसकी छोटी सी बेटी जिसे 8-9 साल की छोड़ के गया था वो बूढ़ी हो चुकी है 90 साल की और मरने को होती है। तो वो चौथा चर है 4D। मत समझो, नहीं समझ में आया तो नो टेंशन, 3D तक समझ में आना चाहिए, 4D कभी बाद में देखेंगे। तो अब मेरे हिसाब से 3D समझ में आ गया है। मैं जब भी पृथ्वी बनाऊंगा इस तरीके से बनाऊंगा,
ये वृत्त है, लेकिन आपको एज्यूम करके चलना है ये गोल गेंद के जैसा है। ठीक है, अब बात करते हैं भूगोल को कितने तरीके से पढ़ते हैं, भूगोल के कितने हिस्से हैं। नॉर्मली भूगोल के 4 भागों में बांटा गया है। नॉर्मली एक होता है भौतिक भूगोल, दूसरा होता है विश्व का भूगोल, तीसरा भारत का भूगोल, और चौथा आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य का भूगोल। उस राज्य की कैसी कंडीशन है, उस राज्य में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से बांध हैं, कौन कौन सी झील हैं। सबसे पहले बात करते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल का मतलब है, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में बेसिक फिनोमेना, जो घटनाएं घटित होती हैं उनके कारण समझे जाते हैं। उनके कारण समझे जाते हैं, क्यों। जैसे ब्रह्मांड बना तो क्यों बना और कैसे बना। उसके बाद में सोलर सिस्टम, सौर मंडल बना, वो क्यों बना और कैसे बना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मेंटल है, मेंटल कैसे बना, क्यों बना। ठीक है, उसके बाद में कहीं पे पर्वत हैं, कहीं पे पठार हैं, कहीं पे नदियां। ये पर्वत, पठार, नदियां वहीं पे क्यों बनी, दूसरी जगहों पे क्यों नहीं बनी। भूकंप क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। ये सारी की सारी जो कारण, किसी भी फिनोमेना का, किसी भी घटना का कारण जो पढ़ते हैं हम भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं, यानी फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बारिश आती है, उसका कारण बताओ, क्यों होती है बारिश, तो उसका कारण जो होगा वो हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। भूकंप का कारण पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी क्यों निकलते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, उसका कारण हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। सुनामी क्यों, तो उसका कारण हम पढ़ेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। तो फिजिकल का मतलब हुआ एक तरीके से क्यों आप लगा सकते हो, जहां भी आप क्यों का सवाल पूछ लोगे उसमें फिजिकल वर्ड आ जाएगा, फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा। फिजिकल ज्योग्राफी के बाद में दूसरा आता है विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल यानी फिजिकल में हम कारण पढ़ चुके हैं क्यों हुआ, अब विश्व के भूगोल में उनके नाम याद रखने हैं बस। जैसे पर्वत क्यों बनते हैं ये हम पढ़ लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। उसके बाद विश्व के भूगोल में विश्व के 7 महाद्वीपों में कौन कौन से महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर्वतों की सर्वोच्च शिखर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं, उनके नाम याद करने होते हैं। तो इसलिए हम विश्व के भूगोल और भौतिक भूगोल दोनों को कंबाइंड रूप से लेके चलेंगे, दोनों का सिलेबस एक साथ में रखेंगे। यानी अगर हमें पर्वत वाला टॉपिक पढ़ना है तो उसका भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल में दोनों साथ में लेके चलूंगा। यानी पहले पर्वतों का कारण पढ़ेंगे, पर्वत क्यों बनते हैं, कहाँ कहाँ पे बनते हैं, और उसके बाद में पूरे विश्व में कौन कौन सी जगह पे पर्वत हैं। ऐसे ही भूकंप वाला, जैसे भूकंप वाला जो टॉपिक आएगा तो उसमें पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे भूकंप की, यानी भूकंप क्यों आते हैं। फिर उसके बाद में देखेंगे विश्व में कहाँ कहाँ पे भूकंप आते हैं। तो भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल दोनों को मैं कंबाइंड में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, मैं जो भी टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक कंप्लीट कराने के बाद में उसी टॉपिक पे आधारित पुराने ईयर्स में जो सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो अगर आप कोई भी टॉपिक का वीडियो देखते हैं तो उससे अगला प्रीवियस ईयर्स का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसे जरूर देखें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्या वो आपके काम में आ रहा है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको बहुत आसान भाषा में समझाया जाए, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल ही इजी वे में समझाया जाए। तो आपकी समझ में आया फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या हुआ, विश्व भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे। उसके बाद में हम भारत पे आ जाएंगे। फिजिकल ज्योग्राफी में जो कारण पढ़ लिया है, दूसरे में विश्व में देख लिया उसमें कहाँ कहाँ पे, अब उसी चीज को भारत पे अप्लाई कर देंगे। जैसे कि भूकंप वाला फिनोमेना पढ़ा, भूकंप के बारे में पढ़ा कि क्यों आता है, ये फिजिकल में। अब विश्व में कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, ये विश्व का भूगोल। अब भारत में कहाँ कहाँ भूकंप आते हैं, ये भारत का भूगोल। पहला जैसे पर्वत का एग्जांपल, पर्वत कैसे बनते हैं, ये फिजिकल ज्योग्राफी में। विश्व में पर्वत कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, बड़े बड़े पर्वत कहाँ पे हैं, ये अपना विश्व भूगोल में। और तीसरा भारत में कौन कौन से पर्वत हैं, ये भारत की ज्योग्राफी में। इस तरीके से पूरा सिलेबस रहेगा। तो हम सिलेबस देख लेते हैं। उसके बाद उससे पहले हम ज्योग्राफी की कुछ और, ये इस तरीके से पूरा सिलेबस रहेगा, देख लीजिए। विश्व का भूगोल दूसरे नंबर पे, विश्व के भूगोल क्यों के बाद में कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। तीसरा इंडिया ज्योग्राफी, ये कहाँ कहाँ पे इस तरीके से आएगा। और राजस्थान ज्योग्राफी, ये कहाँ कहाँ पे राजस्थान में कौन कौन से भौतिक स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा राजस्थान जीके का लेक्चर सीरीज चल रहा है, राजस्थान जीके ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज चल ही रही है। भारत ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज हम विश्व भूगोल के साथ में ही कंबाइंड में चलाएंगे। जैसे जैसे पर्वत का जैसे टॉपिक चलेगा तो फिजिकल और विश्व भूगोल दोनों का एक साथ में कराऊंगा, उसी समय हम भारत के अलग से टॉपिक बना के भारत के पर्वतों के बारे में करा दिया जाएगा। जब नदियों का टॉपिक आएगा
तो भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल एक साथ में होगा, और उससे अगला भारत ज्योग्राफी में भारत की नदियों का टॉपिक करा दिया जाएगा। कोशिश ये रखूंगा अगले 4 महीने में ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए, पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि अभी मेरे 3 या 4 कोर्स चल रहे हैं। आरएएस और आईएएस प्रीलिम्स से पहले मैं कोशिश रखूंगा आईएएस और आरएएस के प्रीलिम्स से पहले कि ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाए। तो आप भले ही कमेंट में मुझसे कहें ना कि जल्दी कराओ सर, बिल्कुल ना कहें, मैं अपनी कोशिश करूंगा पूरा पूरा जल्दी से कराने की। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया कौन कौन से भाग हो गए भूगोल के। पहला भाग भौतिक भूगोल, कारण देखेंगे। विश्व भूगोल, कारण देख चुके हैं, अब कहाँ कहाँ पे विश्व में वो घटनाएं होती हैं। उसके बाद भारत भूगोल, कारण देख चुके हैं, विश्व भी देख चुके हैं, भारत में कहाँ कहाँ पे होती हैं। और अपना स्टेट वाला, स्टेट की हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है। 1D 2D 3D आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने इसलिए बताया था कि ग्लोब जो है वो 3D है, पृथ्वी जो है वो 3D है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो 2D में पढ़ रहे हैं, प्लेन में पढ़ रहे हैं। अब हम ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ज्योग्राफी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई। देखो, एक व्यक्ति थे हिकेटियस नाम के, उन्होंने जस्ट पीरियड्स नाम से एक किताब लिखी थी, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है। उसके बाद में एक व्यक्ति आए एराटोस्थेनीज नाम से, उन्होंने ज्योग्राफी का नाम से किताब लिखी, और उन्होंने व्यवस्थित ढंग से पूरे ज्योग्राफी भूगोल को पढ़ने का शुरुआत की थी, तो इसलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है एराटोस्थेनीज को। ये दोनों जो थे ये यूनान के थे। अब यूनान कहाँ पे है सर जी, अगले लेक्चर में जब मैं आऊंगा तब आपको यूनान के बारे में पूरा बताऊंगा। विश्व की मैं बाकी 1-2 लेक्चर में बता चुका हूं। विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में 6 सभ्यताएं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, अपने पूर्व की सभ्यताएं और पश्चिम की सभ्यताएं। पश्चिम की 3 सभ्यताएं होती हैं, अफ्रीका में मिस्र, और यूरोप में यूनान और रोम सभ्यता। अपने भारत यानी पूर्व के क्षेत्र में 3 सभ्यताएं इंपॉर्टेंट होती हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता। नेक्स्ट लेक्चर में यूनान का मैं पूरा बताऊंगा जब ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक आएगा। ठीक है, अभी इतना देख लीजिए, 2 व्यक्ति के नाम याद रख लेने हैं, हिकेटियस और एराटोस्थेनीज। हिकेटियस यानी भूगोल का जनक, और आधुनिक व्यवस्थित भूगोल का जनक यानी एराटोस्थेनीज। इनके दोनों की किताबों के नाम भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अपना हिकेटियस लिखेंगे जस्ट पीरियड्स, और एराटोस्थेनीज लिखेंगे अपनी ज्योग्राफी। उसके बाद में इसकी परिभाषा देख लीजिए, बाकी मैं बता ही चुका हूँ। भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें उद्देश्य लोगों को विश्व की जानकारी, आकाशीय पिंडों की जानकारी, स्थलों की जानकारी, महासागरों की जानकारी, जीव जंतु की जानकारी, वनस्पति, फलों तथा भू धरातलों के बारे में जानकारी दी जाती है। ज्योग्राफी 2 तरीके से होती है, संभववाद और निश्चयवाद। देखो, ज्योग्राफी एक विज्ञान का विषय है। विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो समय के अनुसार चेंज भी हो जाता है। जिस समय जैसे इंस्ट्रूमेंट आपके पास में है, जिस समय जैसी सोच आपकी है, उस हिसाब से आप उस फिनोमेना को अनुमान लगा लेते हो। जैसे कि अभी तक हमारे पास में यह माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब पहले बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हुई थी। लेकिन आगे आने वाले समय में अगर साइंस और टेक्नोलॉजी प्रगति करते हैं और हमें उस ब्रह्मांड के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, तो हो सकता है वो हमारी जो नॉलेज है पुरानी वाली वो खत्म हो जाएगी। जैसे पुराने रिलीजन्स होते थे, धर्म जो होते थे, उनमें माना जाता था, अपने हिंदू धर्म से ही मान लेते हैं कि इंद्र भगवान जो होते बारिश के देवता थे। इंद्र भगवान ही बारिश की देवता करते थे। उन्हें कारण नहीं होती है, पानी के भाप बनकर उठने से और बादल बनने से, बादल अपने क्षेत्र में आने से बारिश होती है। लेकिन धीरे धीरे हमें जो नॉलेज है वो बढ़ती गई, क्यूरियोसिटी इंसान की हमेशा बनी रहती है, तो वो चीज़ों को सोचता रहता है। तो बाद में हमें पता चला कि बारिश कैसे होती है। पहले भूकंप को भी एक चमत्कार माना जाता था, लेकिन अब भूकंप के कारण भी हमारी समझ में आने लग गए हैं। इस तरीके से हम धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में चेंज होते जाते हैं। जैसे जैसे साइंस डेवलप होता जाता है, वैसे वैसे घटनाओं के बारे में हमारी सोच बदलती जाती है। एक एग्जाम्पल इस तरीके से ले लीजिए, आपके हिसाब से लगता होगा पृथ्वी जो है वो समतल है। पुराने समय पे भी ऐसा ही माना जाता था, पृथ्वी जो है वो समतल है। ठीक है, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने कहा कि पृथ्वी गोल है, तो लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया कि ऐसे हो कैसे सकता है, पृथ्वी गोल है। तो लेकिन एक्चुअली में पृथ्वी गोल थी ना, पहले समतल मानते थे, बाद में जब पता चला, साइंस नॉलेज बढ़ी, तो मानना पड़ा कि पृथ्वी गोल है। ऐसे ही पुराने समय पे माना जाता था कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, यानी ब्रह्मांड में जितने भी सूर्य, तारे हैं, जितने भी ग्रह हैं, सबके सब पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन जब पहली बार गैलीलियो ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर नहीं लगा रहे हैं सूर्य वगैरह,
पृथ्वी चक्र लगा रही है सूर्य के, तब लोगों ने उसका विरोध किया। विरोध हमेशा होता है, जब आप चेंज करना चाहते हो तो विरोध होता है। गैलीलियो को फांसी की सजा दे दी गई थी इस बात पे, क्योंकि उन्होंने ईश निंदा की थी। ईसाई धर्म में लिखा हुआ है पृथ्वी है वो केंद्र है, होगा, मान लिया होगा, लेकिन चेंज होना जरूरी है। अगर नॉलेज बढ़ रही है तो आगे बढ़ना भी जरूरी है। विरोध आपका होता रहेगा, इस चीज पे आप टेंशन ना लीजिए, विरोध तो जरूरी है, विरोध होना। आपका कोई विरोध नहीं कर रहा है तो आप मतलब से ये समझिए आप कोई क्रिएटिव काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इसे बोला जाता है संभववाद, यानी कि जैसे जैसे साइंस विकसित होती जाएगी वैसे वैसे इसमें चेंज आते जाएंगे। दूसरा होता है निश्चितवाद, यानी मान लिया कि यही पक्का है, अब यही रहेगा। ओरिजिनली संभववाद ही सही है, चेंज होते रहने चाहिए। जैसे जैसे हमारी सोच बदलती जाएगी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम उन जो घटनाएं हैं उनके बारे में और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो इस तरीके से हमने ज्योग्राफी के बारे में ये देख लिया। अब हम ज्योग्राफी का सिलेबस देख लेते हैं फास्ट वे में। मैं पहले ही बता चुका हूँ, भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल दोनों को मैं एक साथ में पढ़ाऊंगा। उनके कुल मिला के 28-29 टॉपिक हैं। हर टॉपिक को मैं विश्लेषण के साथ एनालिसिस करके बढ़िया ढंग से पढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें। और उसके बाद में हम भारत भूगोल का, उसके भी 20 के आसपास टॉपिक हैं, सबको हम डिटेल्ड एनालिसिस करके पढ़ेंगे। अभी मैं सिलेबस बता देता हूं, आप इस सिलेबस को लिख लेना। मैं वीडियो के लास्ट में पॉज करके, वीडियो के लास्ट में एक पिक्चर डाल दूंगा जिससे आप पॉज करके आप अपने सिलेबस को लिख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया था कि भौतिक भूगोल और विश्व भूगोल हम दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे। तो पहला जो लेक्चर होगा उसमें हम भूगोल के अर्थ और विषय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत तो मैं अभी भी पढ़ा चुका हूँ उस वाले में, उसमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेंगे और उसमें हम नक्शा बनाना सीख लेंगे, विश्व का नक्शा बनाना सीख लेंगे, जरूरी है। अगले लेक्चर में मैं महाद्वीप और महासागरों के बारे में बता दूंगा, क्योंकि वो आपको याद होने चाहिए। मैं 3-4 बार रिवाइज करा के बताऊंगा। ये चीज़ याद रखना, मेरे लेक्चर्स में आप कॉपी पेन लेके बैठें और नक्शा बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लें, क्योंकि मैं हर लेक्चर में 2 या 3 बार तो नक्शा पक्का बनवाऊंगा। उसके बाद में हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड से ही शुरुआत करेंगे कि ब्रह्मांड जो है वो होता क्या है, ब्रह्मांड बना कैसे, बनने के कारण क्या थे, ब्रह्मांड कितने वर्ष पहले बना, कौन सी थ्योरी के अनुसार बना। भाई अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी दे सकते हैं, हम गारंटेड नहीं बोल सकते। मैंने अभी भी बोला है, भूगोल में निश्चयवाद नहीं होता है, संभववाद चलता है, यानी संभावनाएं चेंज होती रहती है। तो हम मानते हैं बिग बैंग थ्योरी सही है, जिसके अनुसार ब्रह्मांड जो है 13.7 अरब साल पहले बना है। तो वो समझेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, डिटेल्ड एनालिसिस समझेंगे। आप ट्रिक वगैरह ना ढूंढें, आप पूरा ही समझें, ठीक है। उसके बाद में हम ब्रह्मांड बनने के बाद में सूर्य बनाएंगे, सूर्य के चारों ओर जितने भी 8 ग्रह हैं उन सभी ग्रहों को घुमाएंगे और याद करेंगे। उसके बाद में हम अगले पृथ्वी पे आ जाएंगे, यानी अपने स्पेशल ग्रह पे आ जाएंगे। पृथ्वी की संरचना के बारे में देखेंगे और आंतरिक संरचना देखेंगे। उसके बाद में अक्षांश और देशांतर आपने सुने ही होंगे, किसी भी स्थान की स्थिति ज्ञात करने के लिए और समय ज्ञात करने के लिए अक्षांश देशांतर पढ़ना जरूरी होता है, तो वो समझेंगे। उसके बाद चट्टानें कैसे बनती हैं, विश्व में प्रमुख कौन कौन सी जगह चट्टानें, कितने प्रकार की चट्टानें, ये समझेंगे। उसके बाद भूकंप का कारण समझेंगे, विश्व में कहाँ कहाँ पे भूकंप आते हैं। जापान में जैसे सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, तो वहां पे ही सबसे ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, तो वो सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद में हम ज्वालामुखी का मतलब समझेंगे, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, ये इस वाले टॉपिक में आ जाएगा। उसके बाद में आ जाते हैं हम पर्वत, पठार और मैदान, इनके कारण और विश्व में कहाँ कहाँ पे ये प्रमुख हैं। फिर वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल जो पृथ्वी की बाह्य संरचना है उसमें 5 भागों को बांटा गया है। अपना क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, तो उसमें हम वायुमंडल पढ़ेंगे। उसके बाद में पवनें, ये समुद्र पे और महाद्वीपों पे जो पवनें चलती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में झीलें और जलप्रपात, झीलों के नाम याद करेंगे और जलप्रपात जो इंपॉर्टेंट हैं वो। फिर नहरें, जो मनुष्य के द्वारा जो नदियां या नहरें, कैनाल बनाई जाती हैं उनके बारे में मुख्यतः 4-5 इंपॉर्टेंट हैं, स्वेज नहर, पनामा नहर, इस तरीके से वो याद करेंगे। फिर द्वीप और महाद्वीप, बेसिक सारी चीजें मैं इसमें कवर करा चुका हूँ, इसमें पूरा आने पे हमारा पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर मरुस्थल, विश्व के जो जो मरुस्थल हैं कौन कौन सी जगह पे स्थित हैं उनके बारे में जानकारी ले लेंगे। अगला आ जाएगा सागर एवं महासागर, जितने भी सागर हैं छोटे छोटे उनके नाम देख लेंगे, विश्व के नक्शे में देख लेंगे कहाँ कहाँ पे हैं, और महासागरों के बारे में देख लेंगे। उसके बाद में महासागर ये जल धाराएं, समुद्र में जल की धाराएं चलती रहती हैं, तो उनके स्पेशल नाम होते हैं। वो जल धाराएं ठंडी भी होती हैं, गर्म भी होती हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति समुद्र के अंदर ही अपने स्थल किनारों के आसपास में पनपते हैं,
तो उसके बारे में देखेंगे, प्रवाल भित्ति कहाँ कहाँ पे हैं। उसके बाद में ज्वार भाटे का कारण और ज्वार भाटे कहाँ कहाँ पे और कौन कौन से डेट पे आते हैं। उसके बाद में विश्व की नदियों पे आ जाएंगे, फिर नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम देखेंगे। उसके बाद में विश्व के प्राकृतिक प्रदेश, अलग अलग तरीके से प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, घास किस प्रकार की है, उस जगह पे जलवायु किस प्रकार की है, इस हिसाब से। उसके बाद में कृषि, विश्व में मुख्यतः कुछ एक ही याद रखने पड़ेंगे, इसमें ऐसा नहीं है बिल्कुल डिटेल्ड में नहीं जाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कुछ जगहों पे स्पेशल जो कृषि होती है उसके बारे में देखा जाएगा। उसके बाद में विश्व के खनिज संसाधन, उसके बाद में विश्व के प्रमुख उद्योग, कौन कौन से खनिज संसाधन होंगे उसके बाद में ही उद्योग आएगा। पहले संसाधन देखेंगे कौन कौन से खनिज मिल रहे हैं और उन खनिजों के आधार पर कौन कौन से उद्योग उस क्षेत्र में लगे हुए हैं। उसके बाद में विश्व परिवहन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था में नॉर्मली रोड ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं देखना है हमें, बस नॉर्मल सी रूट से देखना है, समुद्र के कौन कौन से रास्ते इंपॉर्टेंट हैं और नहरों के कौन कौन से रास्ते इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज याद रखना, परिवहन में 3 तरीके से परिवहन होता है, या तो स्थल परिवहन होगा, या जल परिवहन होगा, या वायु परिवहन होगा। स्थल में रेलगाड़ी का यूज कर सकते हैं या रोड का यूज कर सकते हैं। सबसे सस्ता जो पड़ता है वो जल परिवहन पड़ता है। जल में अपना जहाज उतारो, कुछ कितना भी सामान ला दो और कहीं भी भेज दो, वो अपने रोड परिवहन और रेल परिवहन से 1/10 हिस्सा सस्ता पड़ता है। उसके बाद में जनसंख्या देखेंगे, विश्व की कितनी जनसंख्या है आज के समय पे, 9 अरब के आसपास पहुंच गई है। कौन कौन से देश छोटे देश हैं। उसके बाद में जनजातियां देखेंगे, विश्व की बहुत सारी एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, पिग्मी जनजाति, बुशमैन जनजाति, ये कहाँ पे रहते हैं, पूछी जाती है नॉर्मली। तो अभी अपने रीट वाले में उत्तर कोरिया का पूछा था, तो ये उत्तरी साइबेरिया का पूछा था। उसके बाद में नगरों के उपनाम हम देख लेंगे। अब ये इस तरीके से हम भौतिक और विश्व भूगोल सिलेबस देख चुके हैं, और उसके बाद में हम आ जाएंगे भारत के भूगोल पे। भारत का भूगोल सेम टू सेम इसी तरीके से रिलेटेड है, स्पेशल कुछ नहीं है। सबसे पहले भौतिक देखना है, उस भौतिक के विश्व में आना है, और उसी के बाद में भारत के में आना है। ठीक है, तो भारत की स्थिति और विस्तार देख लेंगे। जब अक्षांश देशांतर पढ़ लेंगे तब उसके बाद में भारत की स्थिति क्या है ये समझना आ जाएगा। तो जो हम देख लेंगे कि निचले वाला कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा है, पूर्व और पश्चिम वाले अक्षांश देशांतर स्थितियां कौन सी हैं वो देख लेंगे। उसके बाद में भारत के पर्वत और धरणों के बारे में देख लेंगे। उसके बाद में नदियां और नदियों के किनारे बसे हुए प्रमुख शहर। फिर आएंगे भारत की प्रमुख झीलों पर। झीलों के बाद में मानव निर्मित झील यानी बांध, जो नदियों पर बांध बनाए जाते हैं उनके नाम याद करेंगे। उसके बाद में जलप्रपात, जब पानी ऊंचाई से गिरता है किसी जगह पे तो वहां जलप्रपात बनता है, तो उसे हम पढ़ेंगे भारत में कौन कौन से जलप्रपात इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भारत की सरकार ने बहुत मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट चलाए थे, जैसे कि अपना भाखड़ा नागल बांध। तो उसमें 3-4 उद्देश्य पूरे होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा उद्देश्य पूरे हों, जैसे कि उससे सिंचाई भी हो रही है, दूसरा पानी की पूर्ति भी हो रही है, आसपास के क्षेत्रों में पानी पीने के लिए भी हो रहा है, तीसरा उस भाखड़ा नागल बांध से वहां पे बिजली भी बनाई जा रही है। तो इस तरीके से चौथा, वहां पे बाढ़ अगर आ सकती तो बाढ़ को भी रोका जा रहा है। तो एक ही अगर कोई प्रोजेक्ट जिससे कि बहुउद्देशीय बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाए तो वो देखेंगे। भारत सरकार ने बहुत सारे बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं, उनके देखेंगे। उसके बाद में भारत की जलवायु के बारे में पढ़ेंगे, कैसी जलवायु है। राजस्थान की जलवायु में पढ़ा चुका हूँ। तो उसके बाद में हम आ जाएंगे भारत में कितने वन है, कितने प्रतिशत भाग में वन है, और कौन कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन मिलते हैं। जैसे कि हिमालय प्रदेश है, वहां पे सबसे ज्यादा वन मिलते हैं। उसके बाद में भारत की प्राकृतिक वनस्पति देखेंगे, भारत के राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्यजीव अभ्यारण्य। कुछ इंपॉर्टेंट प्राकृतिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के नाम याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में मिट्टियां, ये अपने भौतिक भूगोल में हमने नहीं पढ़ा है, तो मिट्टी बनने का कारण सबसे पहले हम भारत वाले ही भूगोल में पढ़ेंगे। मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के कितने प्रकार होते हैं, और अपने भारत में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद में सिंचाई के साधन, भारत में कितने कितने प्रतिशत क्षेत्र पे सिंचाई होती है, कितने प्रतिशत क्षेत्र सिर्फ बारिश पे डिपेंड करता है, और कौन कौन से सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं। भारत में कृषि, पूरे क्षेत्र में भारत में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन सी खेती की जाती है। उसके बाद में भारत के ऊर्जा संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ऊर्जा संसाधन, किसी भी देश की अगर प्रगति का अनुमान लगाना है तो उस क्षेत्र की, उस देश की एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में जान लो, उससे ही पता चल जाएगा कि वो देश कितना विकासशील है या विकसित है। जैसे कि जो बड़े विकसित देश हैं, जैसे अमेरिका और अपने यूरोप वाले जो देश हैं, वहाँ पे ऊर्जा के संसाधन बहुत ज़्यादा हैं, और वो ऊर्जा की खपत भी प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा है। तो जो जितना ज़्यादा
विकसित होगा उसकी ऊर्जा की खपत प्रति व्यक्ति बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरीके से हम ऊर्जा संसाधन देखेंगे। ऊर्जा संसाधन के बाद में खनिज संसाधन, भारत में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, जैसे नागपुर, छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, अपने राजस्थान में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान वाला हम राजस्थान की ज्योग्राफी में अलग से देखेंगे ही, लेकिन इसमें हम देखेंगे भारत में कौन कौन सी जगह पे कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। उसके बाद में खनिजों के आधार पे उद्योग धंधे भी बने होंगे, तो वो उद्योग धंधे कहाँ कहाँ पे हैं उनके बारे में देख लेंगे। परिवहन व्यवस्था, इसमें हम देखना ये तीनों तरीके के देखेंगे, इसमें हम सिर्फ जल का नहीं देखेंगे, इसमें नेशनल हाईवे भी देखेंगे हम, उसके अलावा नेशनल वाटर हाईवे भी देखेंगे, यानी परिवहन के लिए जल के हाईवे देखेंगे। उसके बाद में रेल के कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स देख लेंगे। भारत सरकार इस समय, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट जो हैवी वेट कॉरिडोर के लिए अलग से रेल प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो उनके बारे में करंट अफेयर से रिलेटेड देख लेंगे उसमें। उसके बाद में जनगणना 2011 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनगणना में से सवाल पूछे जाते हैं, जनगणना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें साक्षरता वगैरह पूछी जाती है। उसके अलावा कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, कौन सा राज्य सबसे कम साक्षरता वाला है, कौन से राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, कौन से राज्य की जनसंख्या कम है, लिंगानुपात कौन से राज्य में सबसे कम है, लिंगानुपात कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो वो देख लेंगे। उसके बाद में भारत में जो इंपॉर्टेंट जनजातियाँ, आदिवासी लोग हैं, वो देखेंगे। और उसके बाद में जैव विविधता। तो इस तरीके से हम विश्व भूगोल, भौतिक भूगोल और उसके बाद में भारत भूगोल, इनकी लेक्चर सीरीज शुरू कर चुके हैं और कंटिन्यूसली अगले 4 महीने में मैं कंप्लीट करा दूंगा। राजस्थान भूगोल की लेक्चर सीरीज चल ही रही है, तो आप जब भी लेक्चर देखने आओ तो पूरा लेक्चर धैर्य से देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 0 लेवल से पढ़ाऊं। और आप इस बात का ध्यान रखना, आप जब भी लेक्चर देखने बैठो तो उस समय कॉपी पेन अपने साथ में लेके बैठें और ट्राई करें जो मैं बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें वो भी लिख लें, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं बोलता हूँ लिख नहीं पाता, वो भी एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो धन्यवाद, राम राम सा।